बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज हमने जो है सर्जरी का चैप्टर 8 एनेस्थीसिया को स्टार्ट करेंगे। सो एनेस्थीसिया की दो टाइप्स है, जनरल और एक लोकल। ठीक है, आपको पता है कि जनरल कहाँ यूज़ की जाती है, लोकल लग जाएगी जब हम टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में ही हम उसको जो है काम कर रहे होते हैं तो हम लोकल एनेस्थीसिया, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अब मेन चीज़ जो है मैं मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगी और थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। बेटे जनरल एनेस्थीसिया जो है ना, इसमें एक ट्रायड होता है। नार्कोसिस, पहले हम पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं और देन एनाल्जेसिया साथ देते हैं। एनाल्जेसिया पेन रिलीफ के लिए देते हैं और क्या हो, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। मसल रिलैक्सेंट क्या करेगा, मसल को रिलैक्स करेगा और इजीली हम कोई भी इंसिजन या कुछ भी करेंगे ड्यूरिंग ऑपरेशन तो हम आसानी कर पाएंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा तो बहुत मुश्किल होगी पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है बेटे, तो ये है चीज़ है। बाकी रिवर्सिबल मैनर में होता है। बाकी जो है ना, प्री ऑपरेटिवली हमने पेशेंट को देखना पड़ता है क्या है वो जो है सर्जरी और एनेस्थीसिया के उसके कितने रिस्क आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से उसकी फैमिली की जो है काउंसलिंग की जाती है, उन पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है। तो बेटे उसके लिए ना एक ग्रेडिंग सिस्टम है। कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया स्कोरिंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम कह लो। ठीक है, अब ये जो है ना एस्टिमेशन होता है ऑफ रिस्क फॉर एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, जिस तरह से मैंने बताया। तो अगर कोई अब क्लास इसकी ना 6 क्लासेस है ना, 6 ग्रेडिंग सिस्टम है। क्लास 1 मतलब नॉर्मल हेल्दी है, क्लास 2 मतलब कि माइल्ड है, माइल्ड सिस्टमिक डिसीज़ के साथ है, क्लास 3 मतलब सीवियर सिस्टमिक डिसीज़ के साथ है, क्लास 4 मतलब कि पेशेंट क्या है, इनकैपेसिटिंग डिसीज़ के साथ है। ठीक है, मतलब और क्या, और से कॉन्स्टेंट थ्रेट टू लाइफ है। और क्लास 5 के है मॉर्बिड पेशेंट है, मतलब विदाउट ऑपरेशन वो सर्वाइव करने नहीं कर सकता। क्लास 6 मतलब कि एक डिक्लेयर ब्रेन डेड पेशेंट है। तो बेटे ये ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको एक दफ़ा यहाँ पढ़ लो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखो, नॉर्मल, माइल्ड, सीवियर और इनकैपेसिटेटिंग डिसीज़ के साथ है, फिर मॉर्बिड पेशेंट है और डिक्लेयर ब्रेन डेड पेशेंट है। बहुत ईजी है। अच्छा, उसके बाद ना हमने जनरल एनेस्थीसिया को इंडक्शन के लिए ना हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग करवाते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से होती है, 2 फॉर्म में हो सकती है, या तो इंट्रावेनस रूट के थ्रू होगी, इंट्रावेनस एजेंट होगी, या क्या होगा, इन्हेलेशन एजेंट, मतलब इनहेल करवाएंगे हम अपना। जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना वो इंट्रावेनस एजेंट ही होते हैं। ठीक है, सो कॉमनली यूज जो इंट्रावेनस एजेंट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये वो सारे एजेंट हैं जो कि इंडक्शन करवाएंगे जनरल एनेस्थीसिया के। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जो है ना मोस्ट कॉमन है, ये बात याद रखना। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंट्रावेनस एजेंट जो है वो प्रोपोफोल है। और ये क्या होता है, बेटर हेमोडाइनमिक स्टेबिलिटी देता है, कैन बी यूज इज कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। ठीक है, मतलब आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन भी इसको मतलब कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, बिकॉज कि ये क्या है, हेमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी देता है, बेटर हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इसकी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन है। ठीक है, प्रोपोफोल ये है। अब उसके बाद थायोपेंटोन है सेकंड, जिसे हम बार्बिचुरेट कहते हैं। इसे तो आप लोग वाकिफ भी होंगे कि बेटे ये क्या कॉज करता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, और ये जो है रिड्यूस करता है मेटाबॉलिक रेट को और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। इसी वजह से जो जब भी किसी की जो है मतलब यूज़फुल इन न्यूरोसर्जरी में इसको यूज़ इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है ना और जो मेटाबॉलिक रेट है ये उसको रिड्यूस करता है, जो कि क्या है, बहुत सुटेबल है। अच्छा, और ये दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट ये याद रखना है कि ये मायोकार्डियल डिप्रेशन कर सकता है और हाइपोटेंशन कर सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ है। इंटरमीडिएट जो है ये भी गुड हेमोडाइनमिक स्टेबिलिटी है इसकी भी। ठीक है, और ये भी क्या कर सकते हैं, ये कॉज कर सकता है ठीक है बेटे, तो ये क्या कॉज कर सकता है, एड्रीनो कॉर्टिकल डिप्रेशन कॉज कर सकता है इंटरमीडिएट। ठीक है, और बाकी कौन उसके बाद आता है केटामाइन। ये क्या करता है, ये आइडियल चॉइस होती है फील्ड एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, प्रिजर्व बीपी और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को। और ये जो है कॉज कर सकता है इमरजेंसी डिलीरियम, लाइक ये जो है अनकॉन्शियस कर सकता है, मतलब पेशेंट की जो है डिस्टर्ब कर सकता है वो अटेंशन को और उसकी कॉन्शियस लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है, थिंकिंग को। ठीक है, मतलब इसकी ना आफ्टर ये देने के बाद ना पेशेंट की अटेंशन सही नहीं रहेगी और वो उसकी वो थिंकिंग में डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, डिलीरियम का मतलब ये है डिलीरियम का। तो ये कौन कॉज करता है आपका केटामाइन। ठीक है, और ये आइडियल चॉइस है फॉर फील्ड एनेस्थीसिया। फील्ड एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि या आप जो है किसी भी फील्ड लेवल पे यूज़ कर सकते हो, लाइक जिस तरह से किसी भी उसमें मतलब हॉस्पिटल में नहीं, बाकी जगह पे भी ये यूज़ होता है। तो आइडियल चॉइस है फॉर फील्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। अच्छा, इसको याद करने का मैंने यही टेक लगाई है कि पीटे किंग एडवर्ड। पी मतलब प्रोपोफोल और टी मतलब थियो पेंटोन या बार्बिचुरेट कह लो, के मतलब
केटामाइन और ई मतलब इटोमिडेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। प्रोपोफोल क्या है, मोस्ट कॉमन है और बेटर हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी देता है, और इटोमिडेट भी गुड हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी देता है। लेकिन ये इटोमिडेट जो है ना एड्रीनोकॉर्टिकल डिप्रेशन से याद रखना, ठीक है। देखो एड्रीनो में भी ई आ रहा है और ये भी ई है, तो इस तरह से याद रख लो। और बाकी जो है थियोपेंटोन बार्बिट्यूरेट का तो आपको खुद भी पता होगा कि हाइपोटेंशन और मायोकार्डियल डिप्रेशन करता है। और बाकी ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूरो सर्जरी में। अब न्यूरो सर्जरी बस याद रख लो तो आपको खुद समझ आएगा कि उसमें हमने किससे कंसर्न होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करता है, साथ में मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करता है। और बाकी ये केटामाइन जो है ये आइडियल चाइल्ड से फील्ड एनेस्थीसिया के लिए बीबी को प्रिजर्व करता है, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को, और ये इमरजेंसी डिलीरियम कॉज कर सकता है, मतलब एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। कि पेशेंट जो है क्या होगा, उसे डिस्टर्बेंस होगी, उसकी अटेंशन सही नहीं होगी, थिंकिंग में डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो ये अब इसको कैसे याद करोगे, इसमें भी ये याद रखो। देखो डिलीरियम में ई सेकंड पे आ रहा है, तो केटामाइन में भी ई सेकंड पे आ रहा है, इस तरह से याद रख लो। तो ये चार आपने याद रखना है कि इंट्रावेनस एजेंट है ये फॉर इंडक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंडक्शन एजेंट देते हैं जो कि थायोपेंटल है, और क्या देते हैं, डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट देते हैं जो कि क्या है, सक्सिनाइल कोलिन है। तो बस ये दो ड्रग्स याद रखना कि जब भी रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में दो ड्रग्स है, एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो कि थायोपेंटल है, और दूसरा क्या है, डीपोलराइजिंग मसल डीपोलराइजिंग। ये बात याद रखना, डीपोलराइजिंग आगे मैं बताऊँगी डीपोलराइजिंग नॉन डीपोलराइजिंग क्या है मसल रिलैक्सेंट। तो ये मसल रिलैक्सेंट डीपोलराइजिंग सक्सिनाइल कोलिन, इन दो का हम यूज़ करते हैं किसमें, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में। अब क्या होता है कि ये जब ये हमें टाइमिंग कितना अलाउ करता है, अलाउ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया विदिन 30 सेकंड जो है, ये इंडक्शन को अलाउ करता है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया को। और हम क्या करते हैं, ट्रैकिया को ईजिली बासानी 60 टू 90 सेकंड है उसमें हम अपने ट्रैकिया को इंट्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी इंडिकेशन ये कहाँ पे यूज़ होता है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, तो बेटे ये जो है इमरजेंसी, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सर्जरी है जो कि मतलब कोई भी इमरजेंसी केस आ जाता है तो फिर उसमें हमने इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। तो बेटे इमरजेंसी सर्जरी में फिर हम ये वाला रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन को यूज़ करते हैं। हम इसमें दो देते हैं, एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंडक्शन एजेंट जो कि थायोपेंटल है, और डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट जो कि सक्सिनाइल कोलिन है, ठीक है। और 30 सेकंड में वो इंड्यूस हो जाता है एनेस्थीसिया, और 60 टू 90 है अपना ट्रैकिया भी उसको इंट्यूबेट करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि और साथ एक तो इमरजेंसी सर्जरी में यूज़ होता है, दूसरा ये कि जैसे मैंने अभी आपको GIT पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया ना कि डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की वजह से। सो सॉरी बेटे, मुझे नहीं पता कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये इतना शोर कहाँ से आ जाता है। सारे बच्चों को उसी वक्त उठना पड़ता है, ये मोहल्ले के सारे जो बच्चे हैं ना उसी वक्त उठते हैं, और फिर इतना तेज़ बोलते हैं कि यहाँ पे मैं वीडियो पे फोकस नहीं कर पा रही। बस या मेरा भी टाइम वेस्ट होता है इसकी वजह से ना। तो व्हेन देयर इज हाई रिस्क ऑफ रिकैगुलेशन दैट में लीड टू पल्मोनरी एस्पायरेशन इन पेशेंट विद डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब इसमें यही कह रहे हैं कि जब हमें एक तो इमरजेंसी सर्जरी में, और एक ऐसी सर्जरी जिसमें हमें पता है कि पेशेंट की ना डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की, मतलब हमें पता है कि ये इसकी मतलब है शिकायत ना, तो हमें फिर वो होता है कि कहीं रिस्क ऑफ रिकैगुलेशन ना हो जाए, पल्मोनरी एस्पायरेशन ना हो जाए, तो उसके लिए भी हम एक इमरजेंसी केस हो गया ना, तो इसके लिए भी हमने ये रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करने हैं, जिसमें मैंने बताया कि थायोपेंटल और सक्सिनाइल कोलिन को हम यूज़ करके और 30 सेकंड में जो है वो एनेस्थीसिया इंड्यूस हो जाता है और देन अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन है। उसके बाद आता है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में याद रखना कि इसमें ना 4 आपका होता है, एक प्रोपोफोल होता है, एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड। अच्छा इसमें ना रेमिफेंटेनिल यूज़ होता है, ऊपर थायोपेंटल यूज़ होता है। अब इसमें जो टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है ना, इसमें हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओपियोइड यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, रेमिफेंटेनिल है, और साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज यूज़ कर रहे हैं, और साथ में पल्मोनरी वेंटिलेशन विद द मिक्सचर ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें, प्रोपोफोल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड जो कि क्या है, रेमिफेंटेनिल, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड और पल्मोनरी वेंटिलेशन एयर ऑक्सीजन। यहाँ पे ओपियोइड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम इंडक्शन एजेंट यूज़ कर रहे थे अल्ट्रा शॉर्ट जो कि थायोपेंटल था, ठीक है बेटे। तो आपने डिफरेंस भी देखना है साथ में। अब इसकी एडवांटेज क्या है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के, लैक ऑफ कम्युलेटिंग इफेक्ट, मतलब ये जो है सेफ होता है फॉर लॉन्ग के लिए, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप इसे देते जाओ और ये जो है बॉडी में जमा होता रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि आप देते जाओ तो वो यूज़ होता है और फिर आपको दोबारा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इसका फ़ायदा है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि आप देते जाओ वो जो है यूज़ भी हो रहा है, बॉडी में स्टोर भी हो रहा है, तो क्या होता है कि मतलब एक
एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है ना, कि अगर वो बॉडी में स्टोर हो रहा है तो फिर वो सेफ नहीं है मतलब। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इसका ऐसा कोई वो नहीं होता, लैक होता है इसका ये कम्युलेटिंग इफेक्ट। तो इस वजह से ये सेव होता है कि अगर आप लंबे अरसे तक भी देते जाओ तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई कम्युलेटिंग इफेक्ट नहीं है। और बाकी ये जो है हेमोडायनामिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक इसका ये एडवांटेज है। और क्या है, एक्सीलेंट रिकवरी प्रोफाइल है। वही बात है, एक्सीलेंट रिकवरी प्रोफाइल कह लो या लैक ऑफ कम्युलेटिंग इफेक्ट कह लो, ठीक है। अगर आपने एक सही समझ लिया ना तो आप उससे 2-3 तरह से बता सकते हो, ठीक है, वाइवा में या जहाँ भी। देखो मैंने कहा कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो इसका मतलब सेफ है ये लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसका मतलब कि रिकवरी प्रोफाइल भी इसकी एक्सेलेंट है, क्योंकि अगर ये बॉडी में बॉडी में अगर ये स्टोर होता तो क्या होता कि रिकवरी प्रोफाइल काफ़ी लेट होती, क्योंकि बॉडी में वो स्टोर पड़ा हुआ है, तो वो इस वजह से जो है रिकवरी नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, कोई कम्युलेटिंग इफेक्ट नहीं है, इस वजह से एक्सेलेंट रिकवरी प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमन यूज़। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कोई भी न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए खुद सोचो, उसके लिए हमें इन एडवांटेज की ज़रूरत है ना। इस वजह से पहले मैंने ये पढ़ा है, कोई न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर करने जा रहे हो तो आपने उसमें एक तो ऐसे ही आपने एनेस्थीसिया देना है जो कि क्या हो, जिसका कम्युलेटिंग इफेक्ट ना हो, क्योंकि न्यूरो जो सर्जरी होती है कोई आम सर्जरी नहीं होती। अगर आपने कोई ऐसी एनेस्थीसिया ड्रग दे दी जिसका कम्युलेटिंग इफेक्ट हो, क्या हो गया, तो वर्स्ट इफेक्ट हो सकते हैं, रिकवरी प्रोफाइल लेट दिख सकती है आपको। तो इस वजह से आपने ऐसे ही वो यूज़ करना है जिसका लैक ऑफ कम्युलेटिंग इफेक्ट हो, ठीक है। इस तरह से याद कर लो एयरवे लेजर सर्जरी में, ठीक है। और साथ में क्या है, ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी बाईपास में, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास भी क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो इसमें भी आपको इन एडवांटेजेस की ज़रूरत है। डे केस एनेस्थीसिया में भी, ठीक है, कोई डे केस एनेस्थीसिया है, कोई डे केस प्रोसीजर है जिसमें आपने डे में ही उसको ऑपरेट करना है और उसी डे में उसको डिस्चार्ज भी करना है, तो उसके लिए भी आपको इन एडवांटेज की ज़रूरत है। तो इस तरह से याद रखोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। तो टोटल इंट्रावेनस एजेंट में मैंने आपको 4 बताई, ओपियोइड बताई, रेमिफेंटेनिल, प्रोपोफॉल और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट बताया, और क्या बताया, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो कि एयर ऑक्सीजन के साथ दी जाती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद मसल रिलैक्सेशन देख लो। अब मसल रिलैक्सेशन मैंने बताया ना कि 2 तरह के होते हैं, एक डीपोलराइजिंग होते हैं, एक नॉन डीपोलराइज मसल रिलैक्सेंट होते हैं। अब डीपोलराइज क्या हो, नॉन डीपोलराइज में क्या डिफरेंस, देखो डीपोलराइज में क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सक्सामेथोनियम से रिप्रेजेंट होता है, और ये मोस्ट रैपिड एक्टिंग होता है। ये बात याद रखना है कि ये जो है मोस्ट रैपिड एक्टिंग है, ठीक है, मोस्ट रैपिड एक्टिंग है, मसल रिलैक्सेंट है, कौन सा, डीपोलराइजिंग वाला। और दूसरा जो है क्या याद रखो, दूसरा ये याद रखना कि ये कॉज कर सकता है डिफ्यूज मसल पेन और हाइपरकैलीमिया कॉज कर सकता है, मायोग्लोबिनीमिया कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी, हाइपोटेंशन भी, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी कॉज कर सकता है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट टू प्रोन हाइपरकैलीमिया स्पेशली बर्न विक्टिम। तो खुद सोचो, मैंने क्या बताया कि बेटे ये मसल रिलैक्सेंट है, ये मोस्ट रैपिड तो है, मतलब बहुत जल्दी ये जो है मसल को रिलैक्स कर देता है, और रिप्रेजेंट होता है सक्सामेथोनियम से, ठीक है। ये ना भी याद रहे, बस ये याद रखना कि डीपोलराइजर वाला मोस्ट रैपिड है, और जो नॉन डीपोलराइजर है वो क्या है, वो स्लोअर है और लॉन्गर ड्यूरेशन है, ठीक है। ये याद रखना कि ये स्लोअर है काम में, और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन लंबे अरसे तक, मतलब ये मसल को रिलैक्स करता है, लेकिन बहुत स्लो ये जो है अपना काम स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। जो कि अदर सक्सामेथोनियम तो डीपोलराइजिंग है, तो वही कह रहे हैं ऑल्सो देन सक्सामेथोनियम के मुकाबले में ये स्लोअर है। अच्छा, ये नॉन डीपोलराइजिंग है और ये डीपोलराइजिंग था। अब ये रैपिड है, ये स्लोअर है और लॉन्गर ड्यूरेशन है, और ये क्या कर सकता है, डीपोलराइजिंग, ये मसल पेन, और मेन चीज़ बस याद रखो हाइपरकैलीमिया। अब हाइपरकैलीमिया हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी कॉज कर सकता है। अब खुद सोचो, बर्न विक्टिम में अगर कोई ऐसा विक्टिम है जो के बर्न है, तो उसमें जो है आपने इसको कभी यूज़ नहीं करना डीपोलराइजिंग मसल, क्योंकि आपको पता है कि यह हाइपरकैलीमिया कॉज कर सकता है, और क्या है कि जो कि ये इस वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्पेशली बर्न विक्टिम में, ठीक है, क्योंकि ये हाइपरकैलीमिया कॉज करके उस चीज़ को वर्स्ट कर सकता है, ठीक है बेटे। तो ये चीज़ में आपने याद रखनी है। अच्छा, मैंने डिफरेंस करके बता दिया। अब जो है ना नॉन डीपोलराइजिंग की ना फर्दर मतलब उसके ग्रुप्स है, एक एट्राक्यूरियम है, तो एट्राक्यूरियम में आपने याद रखना है कि बेटे ये हिस्टामिन रिलीज़ करता है और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। इसको सोचो, हिस्टामिन रिलीज़ करेगा तो एलर्जिक रिएक्शन से ही एसोसिएट होता है ना, ठीक है। और ये सूटेबल होता है रीनल और हेपेटिक फेलियर में। ये बात याद रखना है कि रीनल और हेपेटिक फेलियर में ये सूटेबल है। कोई ऐसा पेशेंट जो कि हेपेटिक फेलियर की हिस्ट्री हो या कोई रीनल, तो उसमें ये सूटेबल है, आप दे सकते हो ये नॉन डीपोलराइजिंग ना। और ये क्या कर सकता है, ये हिस्टामिन रिलीज और एलर्जिक रिएक्शन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, वैक्यूरोनियम क्या है, ये जो है डिपेंडेंट होता है ऑन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और रीनल क्लियरेंस,
ठीक है। तो इस वजह से जो है ना आपने एहतियात से देनी होती है। हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट में बहुत एहतियात से आपने ये देनी होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये अपनी क्लियरेंस के लिए आपके हेपेटिक और रीनल पे डिपेंडेंट है। विक्यूरोनियम जो है, विक्यूरोनियम क्या है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म और रीनल क्लियरेंस पर डिपेंड करता है। इस वजह से आपने हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट में बहुत एहतियात से देनी है, ठीक है। और इसका लेस एलर्जिक रिएक्शन है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, रोक्यूरोनियम जो है ये सूटेबल होता है रैपिड इंट्यूबेशन के लिए, ठीक है। और बस ये इसमें बस ये याद रख लो। बाकी मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया देख लो। अब हमने जो है आपने जनरल एनेस्थीसिया को इंडक्शन देख ली, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जो है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन बता दी, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया बता दिया, फिर मैंने मसल रिलैक्सेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया बता दिया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि हमने जो है ये होता है कि ये अचीव होता है बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ इंट्रावेनस एजेंट प्रोपोफोल, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया उसके बाद हम मोस्ट कॉमनली मेंटेन बाय इनहेलेशन। जैसे मैंने बताया कि प्रोपोफोल को हमने यूज़ किया था इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के लिए ना। उसके बाद मैंने आपको वर्बली बताया था कि उसके बाद जो है हमने उस सर्जरी में अगर हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है या हमें और ज़्यादा मतलब काम रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनहेलेशन एजेंट को, मतलब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम इनहेलेशन एजेंट देते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन एजेंट में क्या है, हेलोथेन है। हेलोथेन का क्या काम है, ये क्या कर सकता है, ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कर सकता है और हाइपोटेंशन कर सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक है, ये बात याद रखना। और ये हेपेटॉक्सिटी भी कॉज कर सकता है, हाइपरथर्मिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने इसके याद रखना है। इनफ्लोरेन देखो, ये जो है रिस्पायरेटरी और माइक्रोडियल डिप्रेशन कॉज कर सकता है। और ये देखो ई से है ना, तो ये अवॉइड की जाती है एपिलेप्सी में, और ये एसोसिएट होती है फ्लोराइड इंड्यूस हाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी से, ठीक है। और आइसोफ्लोरेन याद रखना कि ये इनहेल एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस है मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, ठीक है। मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो इनहेल एनेस्थीसिया वो क्या है, आइसोफ्लोरेन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कर सकता है। कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम ये है कि ये जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है ना उसको कम कर देता है। वेजोडाइलेशन की वजह से इसकी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, जाहिर सी बात, जब वेजोडाइलेशन होगी तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस तो कम हो गई, वेजोडाइलेशन होगी तो क्या हुआ, हाइपोटेंशन में बंदा चला गया। तो ये है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम। अच्छा, और बाकी हेपेटॉक्सिटी लेस कॉमन है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करवा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना ये पोटेंट एनाल्जेसिया है, लेकिन क्या है, वीक एनेस्थेटिक है, ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है। और ये सेफ्टी मार्जिन 30% ऑक्सीजन एडिट की जाती है। कॉम्प्लिकेशन नोजिया, वोमिटिंग पॉसिबली, ये सारे देख लो, ठीक है। इनहिबिट करता है, और इट ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ एयर बबल एंड शुड नॉट बी यूज इन कि जो है हाई एटमोस्फेरिक, कोई एक्सपोजर टू हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर, किसी का अगर ऐसा काम है कि मतलब हाई जिसका बहुत ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सामना होता है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, नहीं यूज़ की जाती। या वो जो गैस फिल स्पेसेस लाइक कोई नीमोथायरेक्स गैस फिल स्पेसेस है, तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि ये कर इंक्रीज़ करते हैं साइज ऑफ एयर। नहीं भी याद रखो, बस एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है। मेन चीज़ मैंने बता दी, आपने याद रखना है कि क्या कर सकता है। कुछ की तो मैंने ट्रिक्स बता दी, कुछ का आपने खुद याद रखना होगा। आइसोफ्लोरेन का लाजमी याद रखना कि इनहेल एनेस्थेटिक जो मोस्ट यूज़ की जाती है ना सर्जिकल, वो यही है। बाकी इनके कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का याद रखें, आइसोफ्लोरेन के साथ हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट देख लो। मैनेजमेंट ऑफ एयरवे ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ज़्यादा जनरल एनेस्थीसिया हमने देख, अब हमने एयरवे भी तो मैनेज करना होगा ना, क्योंकि पेशेंट तो अब अनकॉन्शियस है। तो हमने क्या करना है, चेन लिफ्ट जो थ्रस्ट करना है, ओनली सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना चेन लिफ्ट और जो थ्रस्ट। और बाकी क्या है हमारे पास गैडल एयरवे, ये क्या होता है, इसमें होल्ड टंग फॉरवर्ड लेकर आते हैं और इस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं एक्सपायरेशन को। लेंचर मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो एयरवे जो है रिलायबल रहे और अलाउ वेंटिलेशन। और बाकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड है तो फिर हम जाहिर सी बात है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगाएंगे। एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ये क्या करता है, पूरा वेरी सिक्योर वे प्रोटेक्टिंग एयरवे, ठीक है। और ये इससे कॉम्प्लिकेशन, अब ये सिक्योर तो होता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन है कि अगर फेल इंट्यूबेशन हो जाए या क्या हो जाए, वो इंट्यूबेशन जो है एक्सीडेंटल इंट्यूबेशन हो जाए ईसोफेगस की, ठीक है। और साथ में क्या हो जाए, राइट मेन स्टेम ब्रोंकस के हो जाए, या ट्रॉमा हो जाए लैरिंक्स का, ट्रेकिया का, या तीत का, या एस्पिरेशन
एस्पायरेशन हो जाए गैस्ट्रिक कंटेंट का, ठीक है, और डिसकनेक्शन हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए ट्यूब की, तो ये सारी चीज़ें। मॉनिटरिंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया 20 से 30% रिडक्शन, ये खुद पढ़ लो कि हमने मॉनिटर भी करना होता है, मॉनिटर टेम्परेचर, और हमने पेशेंट को ना हाइपोथर्मिया से बचाना होता है, ठीक है। तो हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर गिरे ना, हाइपोथर्मिया में पेशेंट ना जाए। और 20-30% रिडक्शन हो जाती है आर्टियल ब्लड प्रेशर में ना ड्यूरिंग सर्जरी इन अ फिट पेशेंट। तो ये एक्सेप्टेबल है अगर 20 से 30% हो रही है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो फिर आपने जो है ना मतलब बार बार उसको मॉनिटरिंग करनी है, पेन कंट्रोल, अनकॉन्शियस देखनी है, ठीक है, और मसल रिलैक्सेशन देखनी है साथ में। मतलब इस चीज़ों को आपने ना साथ साथ मॉनिटर करना है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। वेस्कुलर में ईसीजी देखोगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मिनिमम बेसिक मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियो वेस्कुलर पैरामीटर ड्यूरिंग सर्जरी की जो मिनिमम बेसिक मॉनिटरिंग होती है ना कार्डियो वेस्कुलर पैरामीटर, वो क्या है? वेस्कुलर में ईसीजी है, बीपी है, और एडिक्वेट वेंटिलेशन के लिए इंस्पायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करोगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीट्री के थ्रू आप देखते हो ना ऑक्सीजन सेचुरेशन। और बाकी क्या करोगे? एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखोगे। तो ये क्या है? एडिक्वेसी बताएगा आपको वेंटिलेशन की, कि इंस्पायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड के एंटाइडल क्या है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, ठीक है। तो ये साथ साथ आपने मॉनिटरिंग करती जाने, इसमें कोई इतना खास नहीं है। उसके बाद रिकवरी फॉर जनरल की क्लोजेस सुपरवाइज किया जाता है। और क्या है? इनएडिक्वेट ब्रीथिंग फॉर जनरल में रिजल्ट, अगर इनएडिक्वेट ब्रीथिंग होगी ना आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, तो क्या वो किस वजह से हो सकता है? या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है एयरवे में, या कोई क्या हो गई है कि सेंट्रल सेडेशन हो गई है फ्रॉम ऑपियोइड ड्रग से, इस वजह से जो है वो रिकवरी में प्रॉब्लम है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना, हाइपोक्सिया, हाइपरकेबिया, और क्या है हाइपोकार्बिया भी हो सकती है फ्रॉम मैकेनिकल और वेंटिलेशन अगर आपने कर दी है तो हाइपोकार्बिया दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल चीज़ है, बाकी जो मेन चीज़ है मैंने बता दी। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया आ जाता है। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया जो है, लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है? ये जो है ना आपकी जो मेमोरी मोबिलिटी है ना उसको अल्टर कर देता है, ठीक है, टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, ताकि कोई नर्व इम्पल्स ही पास ना करे। इस वजह से जो है मेमोरी मोबिलिटी को ही अल्टर कर देगा। और बाकी जो है ये क्या होता है? स्टोर होता है एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन में, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये आपने याद रखना है कि ये एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन में स्टोर होता है ना, इस वजह से इनएफेक्टिव होता है इन एसिडिक कंडीशन। लाइक कोई इन्फेक्टेड बाउंड हो गया है तो उसके लिए इनएफेक्टिव होगा, ठीक है। और ये क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया, आइडियल लोकल एनेस्थीसिया जो उसकी लो टॉक्सिसिटी होती है, हाई पोटेंसी होती है, रैपिड ऑनसेट होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और बाकी ये जो है डोसेज है लोकल एनेस्थीसिया के 0.5 के 5 mg होगा, 1% है तो 10 mg पर ml होगा, और 2% है तो 20 mg पर ml होगा। अच्छा, इसके बाद ये लिडोकेन है, इसका याद रखना कि जो डोज लिमिट है ना, अगर 3 mg पर kg है तो विदाउट 3 mg पर kg और विदाउट एड्रेनलिन है, और 7 mg पर kg विद एड्रेनलिन है। और इसका जो कमेंट वो यही कि अर्ली ऑनसेट होता है, इसका शॉर्ट एक्टिंग है, गुड सेंसरी ब्लॉक है लिडोकेन, ठीक है। और बाकी ब्यूपिविकेन का ये है कि 2 mg पर kg है, विद और विदाउट एड्रेनलिन हो सकता है, मोर कार्डियोटॉक्सिक है, ये बात याद रखना, ठीक है। इस तरह से याद रखो कि बी है ना, बी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट सी आता है तो ये मोर कार्डियोटॉक्सिक है, इस तरह से याद रखो। मस्ट नेवर बी यूज इंट्रावेनसली, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये कार्डियोटॉक्सिक वजह से यूज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, रूपीविकेन जो है 3 से 4 mg पर kg हो सकती है, ये लेस कार्डियोटॉक्सिक है और ग्रेटर सेंसरी देन मोटर ब्लॉक, सेम उसी तरह के गुड सेंसरी ब्लॉक था लिडोकेन, ये ग्रेटर सेंसरी है। अच्छा, प्रिलोकेन जो है ना, ये 6 mg पर kg विदाउट एड्रेनलिन और 9 mg विद एड्रेनलिन, ली सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, और ये क्या है? कॉज कर सकता है मिथाइलोग्लोबिनेमिया, ठीक है। तो ये सारी आपने याद चीज़ें रखी। अब इसको मैं कैसे आपको बताऊँगी, तो आपने खुद याद करने वाली चीज़ है ना, तो ये आपने याद करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन का काम। ये हम क्यों देते हैं एड्रेनलिन ना, ताकि ये जो इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया है ना वो क्या हो सके? इन्हेंस हो सके। और ये प्रॉब्लम करता है इफेक्ट को, ठीक है, और अलाउ करता है लार्जर डोज टू बी यूज़। और उसके बाद क्या है कि ये कह रहे हैं कि आपने जो एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन है ना इसको नहीं देनी। कहाँ नहीं देनी? जो नियर एंड आर्टरीज होती है ना, लाइक फिंगर, टोज और पेनिस पे और रेटिनल आर्टरी पे, आपने वहाँ पे नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि ये क्या कर सकता है? इस्केमिक नेक्रोसिस कर सकता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेदो कंस्ट्रिक्शन कर देगा कि क्या हो जाएगा? वो जगह नेक्रोज हो जाएगी, इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। शुड नॉट बी यूज इन हाइपरटेंसिव। और दूसरा, हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी नहीं देना। ऑलरेडी वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो एपिनेफ्रिन है वेदो कंस्ट्रिक्ट भी कर दी, तो फिर तो बंदा गया ना काम से। तो वही एक चीज़ है, मतलब बिल्कुल कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाओ स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो अब ये लोकल एनेस्थीसिया की फ़र्क है कि स्पाइनल वो होता है स्पाइनल
अच्छा, स्पाइनल एनेस्थीसिया में ना देखो मैं पैराग्राफ रीड नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं कि सिंगल शूट में आपने देना होता है लोकल एनेस्थीसिया। सब कहाँ देना होता है? लंबर इंट्राथीकल स्पेस में, ठीक है। और ये ब्लॉक कर देता है स्पाइनल नर्व रूट को, ठीक है, साथ में डोर्सल रूट गैंग्लिया को और पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कोड, ठीक है। और ये जो है कॉज करता है ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक ब्लॉक कॉज करता है, साथ में रिजल्टिंग इन हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। और ये जब ये हाइपोटेंशन कॉज करता है तो आपने क्या करनी होती है, मतलब पहले से जो है उसको प्रीलोडेड करना होता है हाई फ्लूइड और उससे क्या कहते हैं वेज़ोकंस्ट्रिक्टर से, क्योंकि आपको पता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है क्या कॉज कर सकता है, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है। तो आपने पहले से ही पेशेंट को शुड बी प्री लोडेड विद आईवी फ्लूइड एंड रिकंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है। सॉरी, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, ताकि वो हाइपोटेंशन के नतीजे में पेशेंट को वो ना हो। इट यूजुअली लिमिट टू द सर्जरीज बिलो द सेगमेंटल लेवल। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना यूजुअली लिमिट होती है सर्जरीज बिलो द सेगमेंटल लेवल T10, ठीक है। क्यों ये होती है? बिकॉज इट असेंड इनटू द सिवियर हाइपरटेंशन हो सकती है, वेंट्रली फेलियर में अकर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये यूजुअली लिमिट होती है जो सेगमेंटल लेवल आपका T10 है ना, वहाँ तक लिमिट होती है, क्योंकि ये अगर उससे ऊपर आप करोगे ना, इट असेंड टू हाई, अगर आपने इससे ऊपर लगा दिया स्पाइनल एनेस्थीसिया तो क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन, क्योंकि ये हाइपरटेंशन कॉज करवा रहा है ना, जिसके लिए आपने पहले से पेशेंट को आईवी फ्लूइड और रिकंस्ट्रक्टर दिए थे। तो इसलिए जो है इसको बेलो T लेवल से अगर आपने ऊपर कर दिया तो ये असेंड करेगा और सिवियर हाइपरटेंशन कर देगा और वेंट्रली फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल हेडेक करता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। प्रिवेंशन कैसे करोगे? लिमिट करोगे नंबर ऑफ पंक्चर को, ठीक है। यूज़ फाइन बोर्ड पेंसिल टिप निडल, ठीक है। ये आपने ट्रीटमेंट क्या करोगे? बेड रेस्ट दोगे और क्या करोगे? ब्लड पैच, एपिड्यूरल इंजेक्शन। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि पेशेंट का जो ब्लड है ना वो इट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग 5 to 10 ml ऑफ पेशेंट ब्लड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस में एट द साइड जहाँ पे प्रीवियस पंक्चर हुआ है ना, वहीं पे आपने 5 to 10 ml पेशेंट ब्लड लिया और आपने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। क्यों? ताकि वो प्लग जो लीक CSF है ना, वो प्लग दी लीक CSF, ताकि वो प्लग कर सके जो लीक CSF है। तो ब्लड पैच का ये काम है, ठीक है। ट्रीटमेंट सिवियर हेडेक के ये। अच्छा, उसके बाद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। ये जो है स्लोअर होता है, स्लोअर इन ऑनसेट होता है देन स्पाइनल एनेस्थीसिया। और इसका इट हैज़ एडवांटेज ऑफ मल्टीपल डोजिंग एंड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड एज दी एंडविलिंग कैथेटर। बस ये याद रखना कि प्रोलॉन्ग यूज़ होता है पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। इसका ये याद रखना मेन चीज़ कि पोस्ट ऑपरेटिव प्रोलॉन्ग यूज़ किसका, प्रोलॉन्ग यूज़ होता है इसका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का। बाकी ये स्लो करता है ऑनसेट, बेटर कंट्रोल ऑफ इसका। अच्छा, मेन चीज़ ये याद रखना कि बेटर कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन है। जो स्पाइनल था ना वो हाइपरटेंशन करवा रहा था ना, तो बेटर कंट्रोल हाइपरटेंशन का एपिड्यूरल पे है, ठीक है। बेटर कंट्रोल हाइपरटेंशन फॉर सिंपैथेटिक ब्लॉकेज। बाकी यूरिन रिटेंशन इस कॉमन होती है यहाँ पे, इस वजह से आपने कैथेटराइजेशन ऑफ ब्लैडर जो है करनी होती है, नेसेसरी होती है चीज़ फिर आपके लिए। और बाकी आइडियल है पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, ये बात याद रखना, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आइडियल है, ठीक है। अच्छा, बाकी तो हो गया, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में याद करना है कि ये एपिड्यूरल हेमेटोमा करवा सकता है। मोर कॉमन इफ पेशेंट इन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है ना शुड बी परफॉर्म 12 आवर आफ्टर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन डोज। वो ये कह रहे हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है ना आपने परफॉर्म करना होता है 12 आवर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन डोज देने के बाद आपने 12 घंटे में परफॉर्म करना होता है। और एट द नेक्स्ट लो मॉलिक्यूलर वेट डोज शुड बी डिलेड बाय एटलीस्ट 2 आवर, ठीक है। तो वही चीज़ है। और बाकी हाई फेलियर रेट करवाता है, हाई रिस्क ऑफ नर्व डैमेज करवाता है, स्पाइनल इंजरीज करवा सकता है, इन्फेक्शन करवा सकता है ये, ठीक है। टेक्निकली मोर डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया से इसको डील करना ना। उसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस प्लेन है ब्लॉक, तो इसमें क्या होता है, हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक देते हैं एनेस्थीसिया का। और वो नर्व ब्लॉक जो देते हैं वो कहाँ पे देते हैं? इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल T6 से L1 तक, ठीक है। और इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इनटू द फेशियल प्लेन, बस इसको छोड़ दो कि इंटरनल ऑब्लिक की कहाँ देते हैं? बिटवीन इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये याद रख लो। सेगमेंटल नर्व ट्रायंगल पेटेट जो है वो ये ट्रायंगल ऑफ पेटेट के ये जो है ना आपने कहाँ इंटर करनी होती है? जो T6 L1 सेगमेंट ये इंटर करता है ट्रायंगल ऑफ पेटेट में, जस्ट मीडियल टू द इंटीरियर एक्सिल। कहाँ होता है? मीडियल टू द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे। अब ये ट्रायंगल ऑफ पेटेट यहाँ पे देखो, ये रहा, ठीक है। कि इसको इन्फीरियर लंब ट्रायंगल भी कहते हैं। इन्फीरियरली इलियक क्रेस्ट से होता है, पोस्टरली लेटेसिमस डोर्साई से होता है, इंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से होता है, फ्लोर इंटरनल ऑब्लिक मसल होती है, ठीक है। तो इसमें आपने इंटर करना होता है इसमें। और बाकी एडवांटेज क्या है कि ये इफेक्टिव एनाल्जेसिया आफ्टर वाइड रेंज एब्डोमिनल सर्जरी में, ठीक है। और ये इंक्रीज द टाइम ऑफ रिस्क फॉर फर्दर एनाल्जेसिया, उसका टाइम बढ़ा देता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। बाकी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है पोस्ट ऑपरेटिव ओपियोइड यूज़ को, क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहा था ना जिससे, तो पोस्ट ऑपरेटिव भी आप कम कर देता है यूज़ ना ओपियोइड का।
बाकी यही कि डिक्रीज ओपियाइड रिलेटेड द साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग और ये सारी चीज़ें दिख सकती है। फील्ड ब्लॉक क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिस अराउंड द बाउंड्री ऑफ द एरिया, जहाँ पे आपने एनेस्थीसाइज करना है वहाँ पे आपने जो है इसको इंजेक्ट कर देना है विद अटेम्प्ट लोकल स्पेसिफिक, नॉट अटेम्प्ट कोई लोकेट स्पेसिफिक नर्व नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसमें रिंग ब्लॉक आ जाता है और बेयर ब्लॉक आ जाता है। रिंग ब्लॉक कहाँ पे होता है? ये जो है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ फील्ड ब्लॉक वेयर द एरिया टू बी ब्लॉक जो होता है ना वो डिजिट और पेनिस के पास, एक डिजिट के पास ब्लॉक होता है और ये अचीव होता है बाय इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स एट द लेवल ऑफ वेब स्पेस को छोड़ दो। बाकी इसमें या कॉमन यूज मैनिपुलेशन ऑफ डिसलोकेटेड, मतलब अगर आप जो डिसलोकेटेड फिंगर है उसमें मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं रिंग ब्लॉक को, ठीक है। और इन ग्रोइंग टोन नेल्स प्रोसीजर में और पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया आफ्टर सर्कमसिजन्स, ठीक है। तो इसमें यूज़ किया जाता है रिंग ब्लॉक को, क्योंकि देखो डिजिट और पेनिस के तौर यूज़ हो रहा है, तो आप पेनिस से सर्कमसिजन यूज़ होता है पोस्ट ऑपरेटिवली, और डिजिट से यही टोन नेल प्रोसीजर और डिसलोकेटेड फिंगर देखो कॉमन यूज़ हो गया ना। अच्छा, बेयर ब्लॉक देख लो, ये इंट्रावेस रीजन एनेस्थीसिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये भी शॉर्ट सर्जरी के एक्सीलेंट एनेस्थीसिया फॉर शॉर्ट सर्जरी लाइक पार्टिकुलर फॉर अपर लिम्ब के लिए अगर कर रहे हो, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये लोअर लिम्ब के लिए सेव नहीं है, अपर लिम्ब के लिए सेव है। बाकी इसमें क्या है कि इसमें जो है ना आपने याद रखना है कि ब्यूपिकेन जो है ना वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। मैंने बताया था ना कि कार्डियोटॉक्सिक है, इस वजह से इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बल्कि इसमें पीरोकार्पिन क्या है वो सेफेस्ट है, ये बात याद रखना। अच्छा, बाकी टेक्निक याद रख लो कि डबल टॉर्निकेट और इन्फ्लेट करता है प्रॉक्सिमल कफ को पहले, उसके बाद हम इंजेक्ट करते हैं आईवी प्रोक्लीन प्रीलुकेन को जो कि सेफेस्ट है इनटू द वेन, और फिर क्या करते हैं उसके बाद आफ्टर 5 to 10 मिनट हम क्या करते हैं डिस्टल कफ को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। और फिर इसकी इन्फ्लेट करने के साथ हम डिफ्लेट करते हैं प्रॉक्सिमल कफ को, और फिर क्या होता है डिस्टल कफ मस्ट नॉट बी डिफ्लेटेड फॉर 20 मिनट के लिए जो है टू प्रिवेंट सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के लिए, मतलब 20 मिनट आप करने ताकि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट किया जा सके। तो ये देखो ये सारी चीज़ें के पहले प्रॉक्सिमल को किया, फिर इंजेक्ट किया प्रीलुकेन को, उसके बाद फिर नीचे वाले डिस्टल को इन्फ्लेट किया और फिर ऊपर वाले को क्या कर दिया डिफ्लेट कर दिया। तो इस तरह से, ठीक है, टाइप का बेयर ब्लॉक जो कि अपर लिम्ब के लिए होता है, ठीक है, नॉट लोअर लिम्ब। बाकी ये देख लो मॉफिट सोल्यूशन क्या होता है? ये एक टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है जो कि कंटेनिंग कोकेन होता है, और ये नेजल सर्जरी के लिए दिया जाता है फॉर एनेस्थीसिया और वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। पेन मैनेजमेंट, पेन की डेफिनेशन है कि क्या पेन क्या होता है? अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, कोई भी एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज है, ठीक है, या कोई भी डैमेज हुआ है तो उसके अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस को पेन कहते हैं ना। अब पेन की दो है, क्रॉनिक बिनाइन पेन, एक क्या है क्रॉनिक मैलिग्नेंट पेन। तो क्रॉनिक बिनाइन पेन क्या है कि पेशेंट विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 2 ईयर के लिए पेन है, ठीक है, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय ट्रीटिंग द अंडरलाइंग, मतलब अंडरलाइंग कोर्स को भी हमने ट्रीट कर लेकिन फिर भी उसका पेन नहीं वो कर रहा ना, तो ये क्रॉनिक बिनाइन पेन है। और अगर लेस देन 2 ईयर है तो सेम डेफिनेशन है, तो आपका क्रॉनिक मैलिग्नेंट पेन है, ठीक है। अब क्रॉनिक बिनाइन पेन में बाकी क्या है टाइप्स ऑफ, ये टाइप्स ऑफ क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक बिनाइन पेन की ये टाइप्स है। नोसिसेप्टिव पेन जो कि एक्टिवेशन करती है पेन रिसेप्टर को, कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई भी स्कीमिया हो जाए उसके नतीजे में। साइकोजेनिक नेम से जाहिर है कि मेंटल स्टेटस को ये जो है वो करेगी पेशेंट के, और एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव इलनेस। और न्यूरोपैथिक पेन नेम से ये जाहिर है न्यूरोपैथिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिस्फंक्शन से रिलेटेड है। इसके एग्जाम्पल ट्राइजेमाइन न्यूरोलॉजी आता है, पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोपैथी आती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी आ जाती है, सारी न्यूरोपैथिक पेन में आती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई मुश्किल। इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ एक्यूट पेन, अगर कोई इनएडिक्वेट में लीड टू क्रॉनिक पेन कर सकता है, कोई एक्यूट पेन जो कि अनकंट्रोल हो वो क्रॉनिक पेन में जा सकता है। क्रॉनिक स्टिमुलेशन, ये क्रॉनिक स्टिमुलेशन बहुत अर्से तक नोसिसेप्टर अपेयर हो रहा है टू प्रोड्यूस सेंसिटाइजेशन, वो चीज़ें मेन चीज़ ये थी जो मैंने बता दी। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने कि ब्रिंग पेन अंडर कंट्रोल आफ्टर एम्पुटेशन, क्या है लोकल एनेस्थीसिया, बस इसमें कुछ भी नहीं है कि आपने जो है मेन चीज़ याद रखनी है। ये तो बताया आप जो है एंटी डिप्रेसर और नर्व डिक्रिमिनेशन से कनेक्ट भी कर दोगे। ड्रग्स क्या है पैरासीटामोल एनसेड, ये मेन चीज़ है म्यूकोस्क्लेटल पेन ट्रीटमेंट के लिए, और प्रीक्रिमिनल गाबापेंटिन न्यूरोपैथिक के लिए है, ठीक है। और ओपियाइड जो दो देखो ताकि स्लो रिलीज ओरल प्रिपरेशन ऑफ मॉर्फिन एंड ऑक्सीडेन करो, ठीक है। ओपियाइड ट्रांसफर पैचेज ऑफ एंटेनाल बस ओपियाइड्स प्रीक्रिमिनल गाबापेंटिन और न्यूरोपैथिक के लिए पैरासीटामोल एनसेड याद रखो कि म्यूकोस्क्लेटल पेन ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स याद रख लो। और ट्राइजमाल का एंटी
डिप्रेशन दोगे और न्यूरोडिप्रेसेंट भी कर सकते हो। बाकी ये क्या है, नर्व स्टिमुलेशन प्रोसीजर, एंडोर्फिन प्रोडक्शन जो है ट्रांस क्यूटेनियस भी हो सकती है और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन भी होती है। लोकल एनेस्थीसिया स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हो और रिड्यूस मसल स्पेज़म, मतलब जो मसल स्पेज़म है उसके लिए आप स्टेरॉइड इंजेक्शन या लोकल एनेस्थीसिया। और ये क्या है, ब्रिंग पेन अंडर कंट्रोल बिफोर एम्पुटेशन टू अवॉइड फैंटम पेन। बस इसको छोड़ दो, मेन चीज़ थी वो यही थी। क्रॉनिक मैलिग्नेंट तो मैं डेफिनेशन बता दी, उसके बाद इसके ना वो देख लो, ये क्रॉनिक मैलिग्नेंट उसका है। अल्लाह ये ब्लर क्यों हो गया, ठीक है। क्रॉनिक मैलिग्नेंट बताया ना कि लेस देन 2 ईयर, बाकी सेम डेफिनेशन थी। अच्छा उसके बाद जो है, क्योंकि टाइम नहीं है मैं दोबारा इतना नहीं कर सकती। अब इसकी जिस तरह से मैंने उसकी ड्रग्स बताई थी ना क्रॉनिक बिनाइन पेन की, इस तरह से इसकी की 3 स्टेप है। पहले स्टेप में आपने सिंपल एनेस्थीसिया दिया, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, एनसिड दे दी, ट्राइसाइक्लिक ड्रग्स दे दी, एंटी कन्वर्जेंट दे दी। इंटरमीडिएट में क्या दे दी, ओपियाइड्स, कोडेन, ट्रामाडोल और प्रोपोक्सीफेन दे दी। स्ट्रॉन्ग में क्या दिए, ओरल मॉर्फिन और रिमेनिंग ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। पैरासिटामोल क्या करती है मैंने बताया था, पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक भी है, इफेक्टिव एनाल्जेसिक, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, ये बात तो आपको मैंने पहले ही बताई थी, ठीक है। और बाकी एनसिड देख लो, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो आपने ये देनी है। नॉन स्पेसिफिक हो जो कि कॉक्स इनहिबिटर है, ठीक है। साइड इफेक्ट इसके ये जो GIT से GIT इरिटेशन, पेप्टिक अल्सरेशन कर सकती है और रीनल GIT और रीनल से इसके लॉस ऑफ रीनल होम्योस्टेसिस कर सकती है, प्लेटलेट फंक्शन का लॉस कर सकती है, ब्रोंकोस्पेज्म एस्थमेटिक कर सकती है। ओपियोइड जो है एनाल्जेसिक, यूफोरिया और एंजियोलाइसिस कर सकती है, रिटर्न बाय मॉर्फिन, डायमॉर्फिन और फेंटनिल है। और ये जो है सेंट्रली परफेरली ओपियोइड रिसेप्टर पे करती है। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन देख लो, स्पाइरल डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, मियोसिस टॉलरेंस और इंडेक्शन, ठीक है। बाकी में पेन कंट्रोल है कि उसमें वही एंटीपिट्यूटरी ड्रग्स, मतलब वही अदर देन दिस ड्रग्स है, ठीक है। तो बस जो मेन चीज़ थी वो यही याद रख लो, बस ड्रग्स के नेम याद रखने। और क्रॉनिक बिनाइन पेन क्या होता है, क्रॉनिक मैलिग्नेंट पेन होता है क्या होता है वो आपको पता है। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना न्यूट्रिशन या पोस्ट ऑपरेटिव का मैं करा दूँगी इंशाल्लाह। ओके, दुआओं में याद रखना। और ये जो है ना इसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें, कोई समझाने वाली सी कोई सच थिंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया जो भी था। सो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हम पोस्ट ऑपरेटिव को स्टार्ट करेंगे।